नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों को देख लेते हैं और ज्योग्राफी की लिस्टिंग का हमारा ये क्रम चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राज्य और उनकी राजधानियों को देखा था, साथ में कुछ पर्वतीय दर्रों को देखा था, माउंटेन पासेस को, और कुछ फुटकर जानकारियों को प्राप्त किया था। प्रायद्वीपीय और हिमालयन रिवर्स के बीच का अंतर भी देखा था। अब यहाँ पर राज्य और जलप्रपात दिया हुआ है, एक एक करके इन्हें देखते हैं। त्रिशूर क्षेत्र जो है केरल का, यहाँ पे वाझांचल जलप्रपात है। इसकी लोकेशन आप ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। और बेलगांव जो कर्नाटक वाला इलाका है, वहाँ पे जोग जलप्रपात है। ये पूछा भी गया था, कई बार पूछा गया था। किलियूर जलप्रपात ये तमिलनाडु में है और अगाया गंगई ये भी तमिलनाडु में है। इनकी भी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु। विरुधनगर तमिलनाडु जो क्षेत्र है, मतलब विरुधनगर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पे अय्यनार जलप्रपात है। और बरकाना जिसे कि कुंचिकल जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक के। गोवा में दूध सागर है। और दुदुमा या दुंदुमा कहा जाता है, ये कोरापुट में पड़ेगा। कोरापुट मतलब ओडिशा की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात है। धुआंधार आप जानते ही हैं, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये जबलपुर के पास में स्थित है। संगमरमर की यहाँ चट्टानें भी पाई जाती हैं। 64 योगिनी टेम्पल और आसपास का पूरा एरिया। नर्मदा का पानी इतने वेग से ऊंचाई से नीचे गिरता है कि वहाँ धुएं जैसा वातावरण पैदा हो जाता है। पानी जो है वो दूध के जैसा सफ़ेद दिखाई देता है और एकदम धुएं जैसा वहाँ पर माहौल तैयार हो जाता है, धुंधलापन छा जाता है, इसलिए इसको धुआंधार कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, यहाँ बुंदला और पालनी जलप्रपात है। झारखंड में आप देखें घगरी, हुंडरू और जोहना जलप्रपात है। कर्नाटक में ढेर सारे हैं, इन्हें आप एक एक करके देखिएगा। एब्बे है, इसके अलावा एरिसिना है, हेब्बे जलप्रपात है, कालहड्डी है और केपा जलप्रपात है, कुसल्ली है, कदुमारी है, कुंचिकल है, मागोद है, मेकेडातू है। इसके अलावा मुथवाला जलप्रपात है, साथोड़ी जलप्रपात है, सिमसा जलप्रपात है, चूंची है और उनचल्ली। ये सब जो वाटरफॉल है ये कर्नाटक में स्थित है, इन्हें आपने देखा। इसके बाद आगे देखें, यहाँ पर केरल राज्य का दिया हुआ है, तो इसमें कुणे जलप्रपात है और मार्लेश्वर है, इसे आप देख रहे हैं। अथिरापल्ली और मीनमुट्टी, इसके अलावा पालारूबी, सूचीपाड़ा और तुषारगिरी जलप्रपात आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुणे जलप्रपात है, मार्लेश्वर जलप्रपात है, ये सब नाम आप देख रहे हैं। तो ये हमने देखा केरल तक। उसके बाद महाराष्ट्र को देखिएगा। महाराष्ट्र में चछाई है, गाथा है, कियोटी है, पांडव जलप्रपात है, ये सब है। मध्य प्रदेश राज्य में बियोदोन जलप्रपात है। इसके अलावा बिशप है, एलिफेंट जलप्रपात है, शिलांग शिखर इसको कहा जाता है, किन्नेम जलप्रपात है, लॉन्गशियोंग है। इसके अतिरिक्त मार्गरेट है, नोहाकलाई है और स्प्रेड ईगल जलप्रपात है, स्वीट जलप्रपात है, ये सब नाम। मिजोरम में वांतावांग जलप्रपात है, इसे आप देख रहे हैं। जबकि ओडिशा में जोरांडा और बुगुडा के पास में खांडाधार जलप्रपात है, ये दोनों ही आप देखिए, दोनों के नाम। तमिलनाडु में एंथरवी है, इसको 5 फॉल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा बेमान फॉल्स है, ये पलानी हिल्स में है। और बेयर शोला फॉल्स है, कोटगिरी वाले क्षेत्र में। स्मॉल फॉल्स, चित्रौवी फॉल्स इसको कहते हैं। कोर्टलम फॉल्स है। इसके अलावा एल्क फॉल्स है, वैदेकी फॉल्स है, ठक्कम थूटम फॉल्स है। इसके अलावा थेनारूबी फॉल्स है और बाकी भी है। पाईकारा है, जिसे कि आप यहाँ नीलगिरी के तौर पे देख रहे हैं। और पलानी नेशनल पार्क में जो नेपच्यून फॉल है वो भी है। तो ढेर सारे जलप्रपात यहाँ तमिलनाडु राज्य में है। पुरु अरुवी है, टाइगर फॉल्स इसको कहा जाता है। पुथु अरुवी है, जिसको कि न्यू फॉल्स या मिल्क फॉल के नाम से जानते हैं। सुरुली फॉल्स है, मदुरई के पास में स्थित है। अच्छा, अब रांची को देख लीजिएगा। यहाँ पे लोध वाटरफॉल है, इसे बुद्ध जलप्रपात भी कहा जाता है और ये झारखंड का इलाका है, तो आप जानते ही हैं। और कर्नाटक में देखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात है। तमिलनाडु में सिरुवानी, हमने पीछे तमिलनाडु को देखा है, यहाँ फिर से है। कोडाईकनाल में थलैयार जलप्रपात है, इसको टेलरेट कहा जाता है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला में वट्टापराई है। बिहार में ककोतल है, ठीक, ककोतल फॉल्स है। नीलगिरी क्षेत्र में पायकारा भी है। नीलगिरी क्षेत्र में बहुत सारे हैं, एक नहीं है, अनेकों हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, वहाँ पर कपिलधारा है, धुआंधार को हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा बरेही पानी जो है ये मयूरभंज जिले में पड़ता है, माने उड़ीसा में है। गोकक वाटरफॉल ये घाट प्रभा कर्नाटक में है। पूर्वी खासी हिल्स जो है, यहाँ पे नोहाकलाई है, संबगी है, थियांग है, किमरेम है, ये सब जो जलप्रपात है ये दिखाई दे रहे हैं। डिंडीगुल को देखिएगा। डिंडीगुल ये तमिलनाडु में स्थित है। थलैयार जो रेड टेल जलप्रपात मतलब क्षेत्र है, यहाँ पे जलप्रपात का नाम दिया है। तो थलैयार को हालांकि हमने शुरुआत में ही देख लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं, सुंदरगढ़ को देखिएगा। यहाँ पे खांडाधार जलप्रपात है, ये आप देख रहे हैं, उड़ीसा क्षेत्र है। कोरापुट जो उड़ीसा का है, वहाँ पे डुडुमा है। और वायनाड जो केरल का है, यहाँ पे सूचीपारा है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पेंचाना कोना है।
और उत्तरी कन्नड़ में मंगोड़ है, मंगोड़ वाटरफॉल दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक जलप्रपात है। तो ये दक्षिण भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे स्थित है। इसके बाद आप यहाँ से हॉट स्प्रिंग्स को देख लीजिए। तो लद्दाख में पनामिक नुब्रा वैली और चुमाकथांग को आप देख रहे हैं। हिमाचल में खीर गंगा और कसोल पार्वती घाटी वाला है। अब यहाँ पे राज्यों को हम देख रहे हैं और हॉट स्प्रिंग है, तो दो भाग में ये टेबल बटी हुई है। एक तरफ ये वाला है जिसमें कि लद्दाख और हिमाचल को हमने देखा। उड़ीसा में देखिए तप्त पानी है और अत्रि है। महाराष्ट्र में अरावली के गर्म पानी के झरने, अरावली रेंज से निकलने वाले गर्म पानी के झरने। और देखते हैं यहाँ पर हिमाचल वाले में कुछ और भी है, जैसे कि पार्वती नदी के तट पे मणिकरण साहब तीर्थ जो है वहाँ पे, और वशिष्ठ और तात्ता पानी, ये सब जो जलप्रपात है, मतलब ये हॉट स्प्रिंग्स है, इन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ महाराष्ट्र वाले में एक अकोली भी है, अकोली को भी आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में धूनी पानी है और उत्तराखंड में कई सारे हैं, जैसे कि गौरी कुंड है, ऋषि कुंड है, सूर्य कुंड है, तपोवन है, सहस्त्रधारा है। वैसे तो देखा जाए तो उत्तराखंड एक ठंडा क्षेत्र है, हिमालय की गोद में बसा हुआ ठंडा राज्य है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ तप्त पानी के स्रोत पाए जाते हैं। अब ये पृथ्वी का चमत्कार ही है, इसे आप कह सकते हैं। सिक्किम में युमथांग है और रेशी है, इसे आप देख रहे हैं। और मेघालय में जक्रेम है, इसे आप यहाँ पर देखिए। मेघालय में एक और जो जलप्रपात है, मतलब ये हॉट स्प्रिंग्स है, तो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा चर्चित है या जहाँ से पूछे जाने की संभावना है, उसको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आवश्यक नहीं है कि जिन राज्यों को आपने देखा और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स के नाम देखे तो सिर्फ उतनी ही है, और भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो कि पूछी जा सकती है, सिर्फ उतनी यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद देखिए, वर्षा के वितरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। वनस्पति का प्रकार दिया है, औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी है और साथ में क्षेत्र दिया है। तो सदाबहार वन में आप जानते ही हैं कि ढेर सारी वर्षा होती है और लगभग रोज होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरह के जंगल उगते हैं। पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव होता है, लेकिन हाँ, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे प्रचुर होती है। तो सदाबहार वन जो है ये प्रकृति के फेफड़े कहे जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही वर्षा यहाँ पर होती है और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आर्द्र और उमस वाली, गर्म। मानसूनी वनों में थोड़ी सी कम बारिश होती है, मतलब मानसून सीजन में ज़्यादा होती है, बाकी जो सामान्य मौसम है उसमें थोड़ी बहुत हो जाती है। तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। अर्ध आर्द्र जलवायु यहाँ होती है। सूखे जंगल जो है, मतलब शुष्क वन जो कहे जाते हैं, वहाँ पे शुष्क जलवायु है, शुष्क क्षेत्र है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की औसत वर्षा होती है। और रेगिस्तानी वन, अब रेगिस्तान में वन तो नहीं पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ या फिर मांसल तने वाले जो छोटे छोटे पौधे हैं वो पाए जाते हैं। तो यही सही, ये 50 से नीचे, मतलब 50 या 50 सेंटीमीटर से नीचे जो औसत वार्षिक वर्षा है, उसमें रेगिस्तान वाला क्षेत्र डिक्लेयर होता है। रेगिस्तान को कभी भी आप ताप के आधार पर बता नहीं सकते हैं कि वो रेगिस्तान है या नहीं, वहाँ टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात वहाँ ये है कि वर्षा कितनी हो रही है, मतलब वर्षा की मात्रा कितनी है, उससे तय होता है कि वो क्षेत्र रेगिस्तान होगा कि मैदान होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ माइका की माइंस के बारे में दिया हुआ है और उनके जो जिले हैं, मतलब खनन केंद्र हैं, वो दे रखे हैं। तो अभ्रक कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आंध्र से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है, झारखंड से भी प्राप्त होता है और बिहार के भागलपुर से भी प्राप्त होता है। तो आंध्र में ये विशाखापत्तनम और पश्चिमी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा नेल्लोर और कृष्णा और खम्मम जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होता है, खनन किया जाता है। राजस्थान में जयपुर से प्राप्त होता है, राजधानी से। उसके अलावा सीकर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, इन जगहों से भी प्राप्त होता है। झारखंड में हजारीबाग, मुंगेर, रांची, सिंहभूम, कोडरमा, इसके अलावा धनबाद, गया, गिरिडीह, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से प्राप्त होता है। बिहार में भागलपुर से प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा अभ्रक की माइंस के बारे में। अब चूना पत्थर को देख लेते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं जो कि धरती को खोदकर निकाले जाते हैं, वो किन राज्यों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं और कहाँ की क्या विशेषता है, ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। इनसे प्रश्न बनता ही बनता है, अनिवार्य रूप से बनता है, मतलब आयोग इनसे पूछ लेता है, चाहे वो भले ही सीधा ना पूछे। तो देखिए, राज्य और यहाँ पर जिला दिया हुआ है, मतलब खनन केंद्र भी पूछा जा सकता है या जिलेवार भी दे सकता है। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई और सेलम जो है वहाँ से खनन किया जाता है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का। मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन कहाँ कहाँ से मिलता है? तो जबलपुर से मिलता है, रीवा से मिलता है, सतना से भी मिलता है, सागर, बैतूल और दमोह से भी प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा और बिलासपुर से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में भी एक बिलासपुर है, तो वहाँ से मिलता है। रायगढ़ से प्राप्त होता है और बस्तर जो क्षेत्र है, नक्सली एरिया, वहाँ से भी प्राप्त होता है। गुजरात में खेड़ा से प्राप्त होता है, खेड़ा सत्याग्रह आपको याद आ रहा होगा। उसके अलावा सूरत, अमरेली और जूनागढ़ से भी प्राप्त होता है। तेलंगाना में नलगोंडा और खम्मन से ये खोद कर निकाला जाता है। प्लस आंध्र प्रदेश को देख लीजिए तो कुडप्पा, गुंटूर, कुर्नूल और कृष्णा जो क्षेत्र है वहाँ से ये प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में अहमदनगर, यवतमाल, चंद्रपुर और नांदेड़ से ये प्राप्त होता है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तरी कन्नड़, तुमकुर, बेलगाम, बीजापुर, यहाँ से ये निकलता है। राजस्थान में कई जगह हैं, जैसे कि बीकानेर है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर, इन सब जगहों से प्राप्त किया जाता है।
अन्य स्थान भी हैं फुटकर, जैसे कि दार्जिलिंग से आप निकाल सकते हैं, जम्मू में भी कुछ जगहों से प्राप्त होता है, अम्बाला, महेंद्रगढ़, यूपी का मिर्ज़ापुर है, देहरादून, मसूरी, ये उत्तराखंड का जो है वहाँ से भी निकाला जाता है। तो ये हमने देखा। अब डोलोमाइट के जो यहाँ माइनिंग एरिया है उसको देख लेते हैं। तो डोलोमाइट जो मिनरल है इसको देने वाले राज्य मुख्य तौर पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक ये हैं, और बाकी फुटकर छिटपुट आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही है। अब इसमें ओडिशा में जो खनन केंद्र है वहाँ पे गंगापुर है, कोरापुट है, इसके अलावा संबलपुर है और सुंदरगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ का नाम आता है। आंध्र में अनंतपुर, कुर्नूल और खम्मम का नाम आता है। झारखंड में चाईबासा है, पलामू है और सिंहभूम है। राजस्थान में अगर आप देखें तो अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा सीकर, उदयपुर, ये सब जो इलाके हैं यहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। और कर्नाटक में बेलगाम से प्राप्त होता है। बेलगाम से आपने देखा कई खनिज प्राप्त होते हैं। बीजापुर है, चित्रदुर्ग है, मैसूर, उत्तरी कन्नड़ और तुमकुर से प्राप्त होता है। अन्य स्थान भी है कुछ, जैसे कि अरुणाचल है, हिमाचल है, हरियाणा है, ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, यूपी में भी कुछ जगहों से प्राप्त हो जाता है, उत्तराखंड से भी प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल से भी, लेकिन वो छिटपुट है। बाकी जो मेजर है वो आप यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद अब स्वर्णिम चतुर्भुज को देख लेते हैं। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसके बारे में देखें, ये राजमार्ग परियोजना से जुड़ा हुआ है और इनकी लंबाइयों के बारे में जानना आवश्यक है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, आप जानते हैं। तो इस हाईवे प्रोजेक्ट की भी 4 भुजाएं हैं। मतलब दिल्ली से मुंबई जो इसकी लंबाई है वो 1419 किलोमीटर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मुंबई से चेन्नई जो इसकी लंबाई है वो 1290 किलोमीटर है, और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक ये 1684 किलोमीटर के रास्ते में फैला हुआ है, दायरे में फैला है। दिल्ली से कोलकाता इसका जो विस्तार है वो 1453 किलोमीटर है, ये पूरा फैलाव है। मतलब ये आप देख रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे को। अब 18 रेलवे जोन है भारत में, और उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये जानना आवश्यक है। तो 18 को देख लेते हैं। पहले दक्षिणी जोन को देखिएगा, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। और मध्य रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 5 नवंबर 1951 को, यानी दक्षिणी के बाद ये स्थापित हुआ है। दक्षिणी जो रेलवे जोन है वो अप्रैल 1951 में स्थापित हुआ था, और उसके बाद नवंबर 1951 में मुंबई वाला, मतलब ये मध्य रेलवे जोन जो है ये विकसित किया गया। इसके बाद जो पश्चिमी रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, ये मुंबई चर्चगेट वाले इलाके में है, और ये भी 1951 नवंबर का ही है। उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसकी स्थापना 1952 में अप्रैल में हुई थी। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है गोरखपुर, और इसकी स्थापना ये भी 14 अप्रैल 1952, वही सेम तारीख है, उसमें हुई थी। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और ये 1955 में स्टैब्लिश हुआ था अगस्त के मौसम में। पूर्वी रेलवे जोन जो है इसका भी कोलकाता में है, 1955 में इसको भी मान्यता मिली थी। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में है, मालेगांव उसको कहा जाता है क्षेत्र को। तो ये आप देख रहे हैं। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। यहाँ जो 8 है वो नहीं लिखा है, लेकिन आप इसे समझ लीजिए, 1958 में हुई थी, यहाँ हमने देखा। इसके बाद दक्षिण मध्य वाला जो है ये सिकंदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, 1966 का ये है। पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, और ये 2002 का है। 2002 में ही अक्टूबर में दोनों ही मान्यता प्राप्त करते हैं। उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है इसका हेडक्वार्टर था जयपुर में, 2002 में ये स्थापित किया जाता है। और पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में है, 2003 में इसको मान्यता मिलती है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर ये इलाहाबाद में है, मतलब प्रयागराज में है, और ये 2003 का ही है, मतलब 1 अप्रैल 2003 का है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, 2003 का इसका भी समय है। और दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली में है, 2003 में ये भी। जबकि जबलपुर में है दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का, यहाँ आप देख रहे हैं 16वें नंबर पे पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है, यानी ये आप यहाँ पे देखें 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और मेट्रो रेलवे कोलकाता 2010 का है, कोलकाता इसका क्षेत्र है। दक्षिणी तटीय रेलवे 2019 का है, विशाखापत्तनम इसका हेडक्वार्टर है। तो रेलवे के मुख्यालयों को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ क्रांतियों को देख लेते हैं और उनसे संबंधित फसल या क्षेत्र का भी वर्णन साथ में दिया हुआ है। तो ये लाल क्रांति, पीली क्रांति आप पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है। रजत क्रांति यानी जो चांदी वाली क्रांति कही जाती है, रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से जुड़ी हुई है। जबकि भूरी क्रांति का संबंध एक तो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन यानी उर्वरक उत्पादन से है, प्लस जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे भी ये जुड़ी हुई, दोनों ही हैं। तो दोनों में से जो दिया रहे आप उसको सही मान सकते हैं। इसके बाद नीली क्रांति है जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है, यानी जो फिशरीज है उससे इसका संबंध है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से भी है और मांस के भी उत्पादन से है, ठीक, मीट प्रोसेसिंग से भी इसका संबंध है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, हालांकि कोई भी आलू एकदम से गोल नहीं होता। और देख लीजिए सदाबहार क्रांति या हरित क्रांति इसको कहा जाता है, ये द्वितीय हरित क्रांति है जिसमें कि कृषि के उत्पादन को दोगुना करना लक्ष्य था। उस समय कृषि उत्पादन को दोगुना करने पर जोर दिया जा रहा था, आजकल किसानों की आमदनी को दोगुना करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। न तो उस समय कृषि उत्पादन दोगुना होने का कोई खास लाभ मिला, मतलब ठीक है कि उद्योगपतियों की जेब भर गई और सरकार जो है वो खुश हो गई, देश में अनाज का उत्पादन भरपूर मात्रा में हुआ, खासतौर पर गेहूं का,
बाकी फसलें उसमें भी उपेक्षित हो गई, लेकिन किसान को उस समय भी लाभ नहीं मिला था। और आज का जो समय है, किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है, फसलों के उत्पादन की जगह आय दोगुनी करने की बात, तो उत्पादन उसी से जुड़ा हुआ है। किसान अभी भी उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है जितना कि उसको सच में होना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं, कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि उत्पन्न करना या टिकाऊ कृषि का विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। सुनहरी क्रांति का संबंध स्वर्ण, मतलब इसे स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है, ये फल उत्पादन से जुड़ी हुई है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध फसल उत्पादन में विभिन्नता से तात्पर्य है, मतलब फसल में तरह तरह की फसलों का उत्पादन करना और उन उत्पादन की जो मात्रा है उसमें वृद्धि करना, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, ये इससे संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने से है, इसे साफ कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं। जबकि खनिज तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति, और गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से जुड़ी हुई है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। हरित क्रांति जो है ये कृषि उत्पादन से जुड़ा ही है, आपने देखा, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो ये हमने विभिन्न क्रांतियों को देख लिया है। अब कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनको देखने की आवश्यकता है। तो संस्थान और देश, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे। खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम में है, मतलब इटली, और इसे FAO कहा जाता है। जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग या पैकेट बंद जो फूड होते हैं, उनके ऊपर आप देखते हैं FAO का लेबल लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा प्रमाणित है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अब फसल का मौसम से गहरा ताल्लुक होता है, आप जानते ही हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, मतलब स्विट्जरलैंड में है। WMO इसे शॉर्टकट में कहा जाता है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ये वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इसका। जबकि मनीला जो फिलीपींस वाला है, वहाँ पे चावल अनुसंधान संस्थान है इंटरनेशनल लेवल का। और इंटरनेशनल लेवल का उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान यानी ट्रॉपिकल जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है वो आपका अबादान में है। ये अबादान जो है ये नाइजीरिया में पड़ता है। जबकि जो पेरू का लीमा क्षेत्र है वहाँ पे आलू केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है। अब वनस्पतियों का वर्गीकरण करके देखते हैं। तो वनस्पतियों के प्रकार, हालांकि इसे इन्वायरमेंट वाले में हमने अच्छी तरीके से कवर किया है, लेकिन जियोग्राफी में इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्ट इंक्लूड होते हैं। इन्वायरमेंट एक ऐसा साइंस है जो कि जियोग्राफी के साथ भी कनेक्ट रहता है और बाकी साइंस के साथ तो इसका कनेक्शन है ही है। तो ट्रोपोफाइट जो है ये उस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो कि वन और घास के तौर पर हमें सामान्य तौर पे उष्णकटिबंधीय इलाकों में दिखाई देती है, ट्रॉपिकल एरिया में ये दिखाई देती है। ट्रोपोफाइट इसका नाम भी है, तो ट्रॉपिक से आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाइड्रोफाइट जो है ये पानी की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां होती हैं, जबकि हाइग्रोफाइट जो होते हैं ये ज़्यादा आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। जेरोफाइट्स जो है ये मरुस्थलीय इलाकों में उगते हैं और इनके अंदर बहुत ही जीवटता पाई जाती है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर लेते हैं। और इनके अंदर पत्तियां या तो नहीं होती हैं, और नहीं तो अगर होती हैं तो बहुत छोटी या कांटे के रूप में होती हैं। कांटे का फ़ायदा ये होता है, पत्ती रहेगी तो उससे क्या उखाड़ लेंगे पौधे, लेकिन जो कांटे होते हैं उससे ये बाकी जो इनके शिकार करने वाले पशु हैं या इन्हें तोड़ने फोड़ने वाले बाहरी अराजक तत्व हैं उनसे ये अपना बचाव कर लेते हैं। जो मारेगा या चबाने की कोशिश करेगा उसको कांटा चुभ जाएगा, जैसे कैक्टस वगैरह है। और इनका तना काफ़ी ज़्यादा मांसल होता है। तने में ये अपना पूरा लंच बॉक्स स्टोर करके रखते हैं, मतलब अपनी आवश्यकता का पानी और भोजन वहाँ संग्रहित करके रखते हैं। और इनकी जड़ें तुलनात्मक रूप से बाकी पौधे के आकार की तुलना में बहुत लंबी होती हैं, दूर दूर तक जाती हैं और ज़मीन में से पानी खोज निकालती हैं। तो ये पूरी तरह से तैयार होते हैं उस वातावरण में जीवित रहने के लिए। इसके अलावा आप देखें मेसोफाइट, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। क्रायो का मतलब है लो टेम्परेचर, तो जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ उगने वाली टुंड्रा वनस्पतियां, और ये वनस्पतियों के नाम पर भी एकदम से छोटे छोटे पौधे लाइकेन और काई जैसे यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं वो दिखाई देती हैं। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि नमकीन मिट्टी, मतलब खारे पानी में पैदा होते हैं, और ये प्रायः जरायुज होते हैं, मतलब ये अपने बीज उत्पन्न करते हैं और बीज में से जब पौधे परिपक्व हो जाते हैं तभी वो जमीन को स्पर्श करते हैं। अदरवाइज वो मातृ पौधे से या मातृ जो वेजिटेशन है उससे जुड़े हुए होते हैं, मतलब अपनी मदर के साथ अटैच होते हैं। तो मैंग्रोव भी काफ़ी जीवट होते हैं, जैसे आपने देखा है ना कि रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो अपने जीवन के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, वैसे ही इनका भी संघर्ष होता है। और ये बाहरी आंधी तूफान रोकने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मजबूत होते हैं। तो ये है हेलोफाइट्स। इसके बाद आप देखें लिथोफाइट को, तो कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। लिथ का मतलब होता है चट्टान, तो उसी से बना है लिथोफाइट। और पायरोफाइट, ये अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां होती हैं। जो इन्वायरमेंट वाला वीडियो है उसको आप देखिएगा ध्यान से, उसमें बताया गया है कि जंगल में आग जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू लगती है, मतलब ये तरीका है कि टहनियाँ आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं। तो सूखी जलवायु में फिर क्या होता है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं घर्षण के परिणाम स्वरूप, और फिर नीचे जब चिंगारी पहुँचती है तो सूखे पत्ते जमीन पर ऐसे बिछे रहते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ऐसा होता है, तो आग पकड़ लेती है। अब वो आग जलते जलते कुछ स्थानों तक पहुँचती है, उसके बाद अपने आप बुझ जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ ऐसी भी वनस्पतियां उस जंगल में पाई जाती हैं, ऐसे सघन जंगलों में, जो कि इन आगों को अपने अंदर समावेशित कर लेती हैं। उनके अंदर पानी या नमी प्रचुर मात्रा में होते हैं, या वो फायर रिटार्डेंट का काम करती हैं और बुझा देती हैं उनको।
तो आग आगे बढ़ के बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं करती है, बल्कि एक सीमित दायरे में फैलकर वो जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं उनको जलाकर नष्ट कर देती है और जंगल को इससे फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन जो ह्यूमन मेड फायर होती है, मतलब मनुष्य जो है कहीं सिगरेट पीकर ऐसे फेंक दिया जंगल में, या आग जलाकर कैंप फायर अपना किया वहाँ पे और उसके बाद वहाँ से भाग गए, और वो आग जो है वो बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ पहुँच गई। कुछ जो मनुष्य ऐसे होते हैं बुरी मनोवृत्ति के, वो जानबूझकर भी आग लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे जो आग लगती है वो बेकाबू हो जाती है। और आजकल जो बड़े पैमाने पर हम फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ज़्यादातर योगदान मनुष्य का है। खैर, अब देखते हैं आगे। तो पायरोफाइट के बाद अब अगला टॉपिक यहाँ चेंज होता है। विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों को हम देखेंगे, और इसमें नाम यहाँ दिया हुआ है कौन से समुद्र को ये जोड़ने का काम करती है। जल संधि का मतलब क्या है कि दो वाटर बॉडीज़ को ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं, और इनकी अवस्थिति कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मैगलन की जल संधि जो है ये प्रशांत और साउथ अटलांटिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करती है। चिली में इसकी लोकेशन है। मक्कासार जो जल संधि है, इसको आप देखें तो ये जावा सागर और सेलिबीज को आपस में जोड़ती है। इंडोनेशिया इसकी लोकेशन है। सुंडा ये जावा और हिंद महासागर को जोड़ती है, मतलब जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया इसकी लोकेशन है। हॉर्मुज की जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है। ओमान और ईरान के बीच में इसकी अवस्थिति है। ओरंटो की जल संधि ये इटली और अल्बानिया वाले रीजन में पड़ेगी, और एड्रियाटिक सी को ये आयोनियन सी से जोड़ने का काम करती है। बाब अल मंडेल की जल संधि जो है ये लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है। यमन जिबूती इसकी लोकेशन है। कुक जल संधि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर वाले रीजन में है, और न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी द्वीप जो है उनके पास में इसकी अवस्थिति है। मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में है। मोजाम्बिक मालागासी वाला एरिया। इसके बाद देखिए नॉर्थ चैनल जो है ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में कनेक्ट करता है। आयरलैंड इंग्लैंड के पास इसकी लोकेशन है। टॉरेस जल संधि ये आपकी अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करती है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया इसकी लोकेशन है। बॉस जल संधि तस्मान सी और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया इसकी लोकेशन है। और बेरिंग स्ट्रेट जो है ये बेरिंग सी और चुकची सी को जोड़ती है। अलास्का रूस इसकी लोकेशन है। इसके बाद बोनीफेसी ये जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है। बॉस्पोरस की जल संधि ये ब्लैक सी और मरमारा सी को आपस में कनेक्ट करती है। तुर्की इसकी लोकेशन है। और डर्डेन लेज इसको कहा जाता है। तो ये डर्डेन लेज जो जल संधि है ये मरमारा सी और एजियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। तुर्की इसकी भी लोकेशन है। तुर्की ने अभी अपने हाल फिलहाल में नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। तुर्की से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यूकाटन स्टेट जो है ये मैक्सिको की खाड़ी को और कैरिबियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। मैक्सिको क्यूबा इसकी लोकेशन है। मैसीना की जो जल संधि है ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। इटली सिसिली इसकी लोकेशन है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड फ्रांस इसकी लोकेशन है। फ्लोरिडा जल संधि जो है ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और क्यूबा इसकी लोकेशन है। हडसन की जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। कनाडा इसकी लोकेशन है। और देख लीजिए जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। स्पेन मोरक्को इसकी लोकेशन है। तातार जल संधि ये ओखोटस्क सी जो है इसको जापान सी से जोड़ती है। और रूस मतलब पूर्वी रूस का जो सखालिन आइलैंड वाला एरिया है उसको ये कनेक्ट मतलब वहाँ पे स्थित है इसकी लोकेशन। फोवेक्स की जल संधि जो है ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है, और न्यूजीलैंड का जो स्टीवार्ट द्वीप है वहाँ पे स्थित है। इसके बाद सुंगारू जल संधि ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। होकैडो होन्शू द्वीप जो है जापान का, वहाँ इसकी लोकेशन है। इसके बाद डेविस जल संधि जो है ये बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ग्रीनलैंड कनाडा इसकी लोकेशन है। डेनमार्क की जल संधि को आप देख रहे हैं ये उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से कनेक्ट करने का काम करती है। ग्रीनलैंड आइसलैंड इसकी लोकेशन है। फार्मूसा की जल संधि ये दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से कनेक्ट करती है। चीन ताइवान का ही पुराना नाम फार्मूसा है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन। मलक्का की जल संधि ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। और इंडोनेशिया मलेशिया इसकी लोकेशन है। पाक स्ट्रेट जो है ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। और भारत श्रीलंका ये इसकी लोकेशन है। तो यहाँ तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महासागरीय गर्त यानी जो ओशियनिक ट्रेंच हैं वो दिए हुए हैं, और उनका उभार दिया हुआ है, मतलब गहराई या ऊंचाई आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे गहरे वाले पार्ट को देखते हैं जो कि है मेरियाना, और ये प्रशांत महासागर में है। वैसे आप देखें तो ओशियन पूरा ही एक रहस्यमयी भंडार है। इसका जितना हिस्सा हम जानते हैं वो 5% भी नहीं है। बाकी 95% जो है वो एक अंधेरी दुनिया है। उसके बारे में बहुत सही जानकारी किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं। मेरियाना ट्रेंच उन्हीं गहराइयों में से एक। इसकी गहराई आप देखें ये 11,022 मीटर गहरा है, मतलब ऊंचाई या गहराई जो आप इसे कह लीजिए। ये वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है वहाँ पे स्थित है। मतलब ऐसा नहीं है कि महासागर की सतह समतल और उसमें एक गड्ढा खोद दिया गया। ये महासागर का सबसे गहरा स्थान कहा जा सकता है, ये कहने का मतलब, या पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कहा जा सकता है।
इसके बाद टोंगा गर्त जो है ये 1882 मीटर करीब गहरा है और प्रशांत महासागर इसकी भी लोकेशन है। जितने गहरे गहरे ट्रेंच हैं वो आपको प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में ही दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे गहरा और सबसे विशाल यही है। इसके बाद मिंडानाओ है, ये भी पैसिफिक ओशियन में है, थोड़ा सा ये कम है, ये 10,500 मीटर गहरा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मेरियाना ट्रेंच अगर 11,022 मीटर गहरा है, मतलब एक औसत गहराई की बात यहाँ की जा रही है, तो इसका मतलब है कि अर्थ की क्रस्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा पतली होगी। ठीक, मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो लेयर है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा थिन होगी, पतली होगी, ये कहने का मतलब। और प्यूटोरिको, तो इसका मतलब ये भी है कि वो एक संवेदनशील एरिया है, मतलब वहाँ पे जितनी भी सीस्मिक एक्टिविटीज़ है उनकी मूवमेंट की संभावना ज़्यादा होगी। अब इसके बाद प्यूटोरिको ट्रेंच जो है इसको आप देखें, ये 8,380 मीटर गहरा है और अटलांटिक महासागर इसकी लोकेशन है, जो वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। आटाकामा ट्रेंच को देखिएगा, ये 8,065 मीटर गहरा है, प्रशांत महासागर इसकी लोकेशन है। रोमशे जो है ये आपका 7,758 मीटर गहरा है, साउथ अटलांटिक ओशियन इसकी लोकेशन है। और सुंडा आपका ये दक्षिणी हिंद महासागर में, और ये 7,450 मीटर गहरा है। अब जो बाकी है उनकी गहराई उतनी मायने नहीं रखती है, उसमें आप महासागर का नाम देख लें, यही आवश्यक है। और एक एक का गहराई रटने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे गहरा इसमें कौन सा है, उसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी है, थर्ड किसकी है, ऐसे क्रम मालूम होना चाहिए। कर्माडेक ट्रेंच यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत महासागर वाला एरिया है वहाँ पे है। एलुशियन गर्त जो है ये भी प्रशांत महासागर में है, और क्यूराइल कामचटका ये भी प्रशांत महासागर में है। फिलिपाइन गर्त यानी फिलिपाइन ट्रेंच ये भी आपका प्रशांत में है। नरेस ट्रेंच आप देख रहे हैं, तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। वॉल्दिविया ट्रेंच आप देखिए, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है। डाल्फिन ट्रेंच आपका उत्तरी अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाले पोर्शन में पड़ेगा। और स्कोशिया कटक या इसको आप कह लीजिए ट्रेंच, तो ये वाला जो है ये साउथ अटलांटिक ओशियन में है। सेंट पॉल कटक जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर में पड़ेगा, हिंद महासागर को आपने देखा। इसके बाद एल्बेथरास या एल्बेथरास जो कटक है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। पैसिफिक ओशियन में ढेर सारे हैं। और अरेबियन सी में एक और यहाँ पे ट्रेंच आप देखिए, लकादी चागोस है, ये कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में ही, लेकिन अरब सागर उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। बाकी ये सोकोट चोगोस उभार कहा जाता है, रिज है यहाँ पे, असल में इसको कार्लसबर्ग रिज कहा जाता है। तो ये वाली जो रिज है ये हिंद महासागर में है। ये जो रिज होती है यहाँ भी मिनरल्स के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट होते हैं। और इसके बाद स्पिट्सबर्गेन जो उभार है यहाँ देख रहे हैं आप, ये रिज है। उभार का मतलब यहाँ रिज से तात्पर्य, तो रिज जो है एक ईजी लैंग्वेज, उसे आप समझ सकते हैं, बाकी उभार से बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। तो ये आर्कटिक ओशियन में पड़ेगा। इसके बाद आप मिड अटलांटिक रिज को देख रहे हैं, तो ये अटलांटिक महासागर में, ठीक, मिड अटलांटिक रिज को आप देखिए। इसके बाद आगे चलते हैं, कोकोस रिज को देखिए, ये प्रशांत महासागर में है। तो ये सब हमने देखा। और कहा जाता है कि अंदर जो मतलब महासागरों का आपस में तालमेल है, तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पतली पतली सुरंगों या टनल्स जो है उनके माध्यम से ये आपस में कनेक्टेड है। ये सब एक परिकल्पना है कि अंदर ही अंदर पूरी धरती जो है वो आपस में इंटरलिंक है, सिर्फ ऊपर की सतह जो है वो बटी हुई है। तो ये संभव है, क्योंकि जो कल्पना हम करते हैं पेंजिया और पैंथालासा की, तो उसमें हम ये पाते हैं कि जो पहले पेंजिया था वो पूरा एक महान महाद्वीप का टुकड़ा था और पूरा एक चारों ओर महासागर लहरा रहा था, जिसको कि पैंथालासा कहा गया। तो ऐसे में ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो अटलांटिक महासागर का जो नितल है उसमें उच्चावच अगर देखे जाएँ तो टेलीग्राफिक कटक है, इसके अलावा विविल थॉम्सन कटक है, और डाल्फिन ट्रेंच है, इसके अलावा चैलेंजर कटक है, मतलब रिज है, इसमें कुछ रिज हैं और कुछ ट्रेंच हैं, तो दोनों को आप देख रहे हैं। इसके अलावा उत्तर मध्य अटलांटिक ट्रेंच जो है, कटक है, वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिज हैं इसमें, जैसे कि यहाँ भी कुछ कटक थे तो उनको रिज कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ गहराई भी होती है और कुछ हद तक जो बाहरी बॉर्डर लाइन होती है वहाँ ऊंचाई के भी अवशेष दिखाई देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें भारत के समुद्री तटीय राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को, तो अंडमान निकोबार द्वीप 1962.00 किलोमीटर इसकी तटरेखा है, मतलब 1962 किलोमीटर। गुजरात की जो तटरेखा है वो 1214 किलोमीटर है। आंध्र की जो तटरेखा है वो 973.70 मतलब औसतन 974 किलोमीटर है। तमिलनाडु राज्य की तटरेखा को आप देखें 960 है। महाराष्ट्र की 652 है। केरल की आपकी 569 है। उड़ीसा की 457 है। कर्नाटक की 280 है। वेस्ट बंगाल की 157 है, मतलब ये 157.5 कही जा सकती है। लक्षद्वीप की 132 है। गोवा की 151 है। पुडुचेरी की 31 है और दमन द्वीप की 27 है। कुल मिलाकर जो भारतीय तटरेखा है समुद्र के साथ लगने वाली, वो 7516.60 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ तक हमने कुछ तथ्यों को क्लियर किया है। ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।